Hello students, good morning to all. Come to the page number 26 of history, chapter number 3. Students, today we will start with chapter 3 of ruling the countryside. Okay, so आप यहाँ पे देखो, Robert Clive accepting the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa from Mughal ruler in 1765. ठीक है, यहाँ इस पिक्चर में भी शो हो रहा है कि 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो ब्रिटिशर्स की तरफ से थे, उनको राइट मिल गया था, सारी अथॉरिटी, सारी पावर मिल गई थी, उनको बंगाल का दीवान घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और इस पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो ये मुग़ल एम्पायर थे, जो हार चुके थे, वो अपने सारी जो भी हैं उनके पेपर्स वर्क एंड वो जो पूरा अपना एम्पायर है वो इन रॉबर्ट क्लाइव के नाम पे कर रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट द कंपनी बिकम्स द दीवान। अब कंपनी दीवान बन चुकी थी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। On 12 August 1765, the Mughal Empire appointed the East India Company as a Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्पायर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान अपॉइंट कर दिया। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट्स क्लाइव टेंट विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज विटनेसेस। ठीक है, ये जो इवेंट हुआ था ये रॉबर्ट क्लाइव के यहाँ पे हुआ था। ठीक है, कुछ इंग्लिश मैन यानी कुछ ही ब्रिटिशर्स थे और कुछ इंडियंस थे एज अ विटनेस, बट इन द पेंटिंग अबव द इवेंट इज शोन एज अ मेजेस्टिक ओकेशन टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग। दैट मीन्स इस पिक्चर में हमें अच्छी तरह से ये दिखाया जा रहा है कि ये जो ओकेशन हुआ होगा वो बहुत ही ग्रैंड हुआ होगा, बहुत अच्छे से किया गया होगा। ठीक है, After that, the painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. ठीक है, और ये जो पेंटर था जिन्होंने ये पेंटिंग्स वगैरह को बनाया था, ये सब क्लाइव की कुछ मेमोरेबल रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करना चाहते थे और क्लाइव की लाइफ के इवेंट्स को दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों को पेंट किया था। जैसे आज हम पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं ना कि हमारे पास मेमोरीज हों, मेमोरेबल बनाने के लिए हमारे जो ओकेशंस इवेंट्स होते हैं, राइट, लाइक दैट। द ग्रंट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। और ये जो उन्हें ग्रांट की गई थी दीवानी, उनको दीवान बनाया गया था, ये उनके लिए उनकी इमेजिनेशन से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। As Diwan, the company became the chief financial administration of the territory under its control. जैसे ही वो दीवान बने तो अब कंपनी के हाथ में सारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका था। Now it had to think of administrating the land and organizing its revenue resources. अब उन्होंने क्या सोचा कि अब हमारे पास तो सारा कंट्रोल आ चुका है टेरिटरी से रिलेटेड, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो अब हमें कुछ लैंड की एडमिनिस्ट्रेटिंग को भी सेट करना पड़ेगा और कुछ रेवेन्यू के रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ओके, This had to be done in way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. और हमें ये जो रेवेन्यू वगैरह है, ये बजट कुछ इस तरह से सेट करना पड़ेगा जैसे ये जो एक्सपेंसेस वगैरह है, ताकि हमारे जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा ग्रो ना करें और हम हमारा जो बजट है उसके अकॉर्डिंगली ही सारे एक्सपेंसेस को करें। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। और वो भी ये भी सोच रहे थे कि हमें अपनी कंपनी को कुछ इस तरह से श्योरिटी देनी है, इंश्योर कराना है कि हमें जो प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी के लिए चाहिए वो हम बाय कर सके और उनको भी और सेल कर सके। ठीक है, और जो चाहे वो सेल भी कर सके। आफ्टर दैट, ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशंस। और जैसे जैसे ईयर्स होते गए तो अब कंपनी को क्या लगा कि अब हमें कुछ और भी कॉशंस लेते हुए आगे बढ़ना है। बीइंग एन एलियन पावर, इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड एंड एन्जॉय अथॉरिटी एंड प्रेस्टाइज। ठीक है, वो अपनी अथॉरिटी को और प्रेस्टीज को काफ़ी अच्छे से रूल कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय भी कर रहे थे। ठीक है, दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल बट दे कुड नॉट बी इंटायरली एलिमिनेटेड। ठीक है, अब क्या था
कि वो जो लोकल रूलर्स थे और जो लोकल लोग थे उनके हाथ में कुछ पावर्स दी गई थी, उन लोग कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को पूरी तरह मतलब उनका कंट्रोल अपने से ले लिया गया था। जो लोकल रूलर्स थे उनको भी अपनी तरफ कर लिया गया था, उनसे भी उनके एम्पायर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अभी एलिमिनेट नहीं किया था, पूरी तरह से हटाया नहीं था। How was this to be done? In this chapter, we will say how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the right of people, and produce the crop it wanted. So now we will discuss in this chapter, students, that अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सब कंपनी ने किया, किस तरह से उन्होंने कंट्री साइड को कॉलोनाइज किया, ऑर्गेनाइज किए अपने सारे रेवेन्यू और रिसोर्सेज। जो यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि दे आर थिंकिंग फॉर, वो चीज़ें उन्होंने किस तरह से की, हाउ दे कंट्रोल द administrative powers and how they balance the revenue and how they ऑर्गेनाइज द रेवेन्यू रिसोर्सेज। ठीक है, किस तरह से उन्होंने पीपल के राइट्स को रिडिफाइन किया, किस तरह से उन्होंने कौन कौन सी क्रॉप्स को उन्होंने प्रोड्यूस कराना चाहा। ठीक है, ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू फॉर द कंपनी। उन्होंने कंपनी के लिए जो रेवेन्यूज वगैरह सेट किए, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। द कंपनी हैड टू बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरी एज अ ट्रेडर। देखो, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि कंपनी का जो मोटिव था वो एक ट्रेड करने था हमारे इंडिया में आके, उनको बहुत बड़ा ट्रेडर बनना था, उनको मोनोपोली चाहिए थी, उनका रूल करना मोटिव नहीं था। बट अब जो जैसे ही कंपनी दीवान बन चुकी थी, बट अभी भी उसका जो प्राइमरी एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि वो बहुत बड़ा ट्रेडर बने और यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड करें। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू, वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे, बट वॉज अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। बट वो लोग सक्षम नहीं, अनविलिंग थे अपना पूरा सिस्टम को, रेगुलर सिस्टम को अरेंज करने में। ठीक है, उनके सेटअप में उनके जो वो कैसे कलेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब अभी वो लोग सेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू, और ये सारे एफर्ट्स वो सिर्फ एक ही मोटिव से कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहिए थी, उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। ठीक है, विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स ब्रॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। अब इन्होंने क्या कर दिया, the effort was to increase the revenue as much as could, but buy fine cotton and silk as cheaply possible. वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि जो वो लोग हमारे गुड्स और रॉ मटेरियल खरीदते थे, सिल्क और कॉटन, वो सस्ते से सस्ते दामों में लेते थे। ठीक है, सस्ते से सस्ते दामों में हमारे इंडियन से लेते थे। एंड 5 सालों में विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स ब्रॉट बाय द कंपनी इन डबल प्राइजेस। ठीक है, और फिर वो उनको डबल दामों में बेचते थे। ठीक है, बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1865 में कंपनी ने जो भी गुड्स वगैरह क्या है, कुछ गुड्स है वो इम्पोर्ट किए गोल्ड और सिल्वर के ब्रिटेन से इंडिया में, और उन्होंने उनसे भी अच्छा खासा क्या बंगाल में क्या कलेक्ट कर लिया, रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया। ठीक है, कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, और उन्होंने इतना ज़्यादा उससे फाइनेंस कलेक्ट कर लिया था कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज, हमारे गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना यूरोप में। ठीक है, सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, और इसी तरह से क्योंकि वो हमसे ले बहुत सस्ते दामों में रहे हैं और वहाँ जाके बेच रहे हैं। ठीक है, और वहाँ से वो जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उनको डबल प्राइसेस में हमें बेच रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, बंगाल की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा हिल गई, और उन्होंने बंगाल ने एज अ इकोनॉमी बहुत सारे क्राइसिस को भी फेस किया। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at lower prices. ठीक है,
अब जो इंडस्ट्रीज वगैरह के थे और जो आर्टिस्ट वगैरह थे उन्होंने अपने सारे गुड्स वगैरह को कैसे सेल किया, बहुत ही कम प्राइजेस में सेल किया। किसको? कंपनी को। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फॉर देम, ठीक है। और जो फार्मर्स वगैरह थे उनको उनके प्रॉपर ड्यूज वगैरह भी पे नहीं किए जा रहे थे जो वो डिमांड कर रहे थे, मतलब उनको उनके प्रॉपर वेजेस ही प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे, ठीक है। After that, artisanal production was in decline and agricultural cultivation showed sign of collapse, ठीक है। Then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal, about 1/3 of the population was wiped out, ठीक है। और आफ्टर दैट जितने भी जो भी प्रोडक्शन वगैरह कर रहे थे उनको डिक्लाइन कर दिया गया, जो भी एग्रीकल्चर वगैरह खेती बाड़ी करते थे, है ना, उनको भी कोलैप्स कर दिया गया। उसके बाद 1770 में एक इतना खतरनाक इंसिडेंस हुआ जिसमें 10 मिलियन पीपल बंगाल के मारे गए, मतलब 10 मिलियन पीपल बंगाल के यानी 1/3 वहाँ की पॉपुलेशन वहाँ से वाइप्ड आउट हो चुकी थी। आफ्टर दैट नाउ द टॉपिक इज नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब उनको ये नीड कैसे लगी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की, ठीक है। तो इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन ड्यून्स कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। अब जिस तरह से वहाँ की इकोनॉमी र्यून होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी, तो क्या अब कंपनी को अपनी कुछ रेवेन्यू इनकम को सर्टेन करना था। तो मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इंकरेज, द एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। तो उस इनकम को जनरेट करने के लिए उन लोगों ने, कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि हमें अब यहाँ की लैंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है सो दैट हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। हाउ वॉज दिस टू बी डन? अब ये कैसे हुआ? तो आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चंस, अब बहुत सारा टाइम लग गया इस कॉन्सेप्ट पे डिबेट करने के लिए। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, फाइनली क्या इंट्रोड्यूस्ड किया, परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 में उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट किया बाय द टर्म्स, जिस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो राजास एंड ताकुलदार्स वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार्स, ठीक है। वहाँ के जो राजास थे और ताकुलदार्स थे वो जमींदार्स कहलाने लगे और उनसे क्या करने लगे, दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, ठीक है। अब इन्होंने वहाँ के जो राजास थे और वहाँ के जो ताकुलदार्स थे उनको जो मतलब जिनके पास अपनी लैंड्स थी उनको जमींदार्स के नाम दे दिया, और जमींदार्स का नाम दे दिया तो अब उनको क्या बोला गया उस सेटलमेंट में कि अब आप लोग जो आपके यहाँ फार्मर्स, जो पीजेंट्स आपके यहाँ वर्क करेंगे, आप उनसे क्या लेंगे, आप उनसे रेंट लेंगे और जो रेंट आपको मिलेगा उसका कुछ रेवेन्यू आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो दैट इट द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इवन इन फ्यूचर, और वो अमाउंट भी फिक्स कर दिया। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ revenue into the company's coffers and at the same time encourage the जमींदार to invest improving the land। और इस सेटलमेंट से क्या हुआ कि कंपनी के जो रेवेन्यू था वो इंक्रीज होता जा रहा था और जो जमींदार वगैरह थे, राजास थे, उनको और इंकरेजमेंट हो रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिंस द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, ठीक है, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लेंथ। और जिस तरह से उनके जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा डिमांड में नहीं आ रहे थे, उस स्टेट में इंक्रीज नहीं हो पा रहे थे, तो जो जमींदार्स हैं उन्होंने विल बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द लेंथ। तो उन्होंने लैंड से प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया कि हम अब उस लैंड में जितना प्रोडक्शन करते थे तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को ही बढ़ा दिया। अब उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो बट ऑब्वियस है एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे कैसे क्या देखा कि किस तरह से क्या नीड थी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव होने की और किस तरह से वो इम्प्रूव हुआ। तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि उन्हें अपनी इनकम और अपनी रेवेन्यू को जनरेट करना था, इंक्रीज करना था। Okay, thank you. Next we will continue in next video.